नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देवास से खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय राष्ट्रीय संघ में छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में विज्ञान भवन रोको आंदोलन में स्थानीय विज्ञान भवन में हजारों की संख्या में विद्यार्थी इकट्ठे हुए और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए और अपने महाविद्यालय को बचाने के लिए नारेबाजी करते हुए छात्र नजर आए। इस दौरान विशाल रैली निकाली गई, साथ ही भोपाल चौराहे रोड पर बैठकर चक्का जाम भी कर दिया गया। छात्रों ने तहसीलदार और डीएसपी को अपनी समस्याएं बताई और कहा कि अगर हमारे कॉलेज का स्थानांतरण हो जाएगा तो हमारी पढ़ाई छूट जाएगी। अभी तो इन लोगों को समझाई दी गई है कि अभी तात्कालिक रूप से साइंस कॉलेज को शिफ्ट करने का अभी ऐसा कोई तात्कालिक कार्रवाई नहीं हो रही है और जो भी इनमें होगा इनको बता दिया जाएगा। मैम अभी लेकिन स्टूडेंट्स को भी तो प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम लोग सडनली वहाँ से हटाएंगे उन लोगों को तो। अब नया साइंस कॉलेज जो है इन्हीं के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पसंद करके वहाँ पर बनवाया गया था, वो इन लोगों का क्या है कि चाहते हैं। पर अभी फिलहाल जो आचार संहिता भी लग चुकी है और हमारे कलेक्टर भवन का भी निर्माण हो रहा है, तो अभी तात्कालिक रूप से तो ऐसा। हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारा कॉलेज है जो यहाँ से सिटी से 12 किलोमीटर दूर जंगल में, गांव में भी नहीं है, जंगल में स्थित कर रहे हैं। और हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारा कॉलेज है सिटी में। लोग गाँव से सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन ये लोग हमें सिटी से गाँव में पढ़ने के लिए पहुँचा रहे हैं। हम हमारा कॉलेज नहीं देखे। देवास कलेक्टर से हमारी अपील है कि वो अपना फैसला बदल ले, हमारा कॉलेज यहीं रहे। और अब बढ़ते हैं भोपाल की ओर, जहां से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। ज्ञानव्यापी मामले पर उन्होंने कहा कि अब सत्य बाहर आ रहा है, हिंदुओं की चीजें मिल रही हैं और भाजपा की कथनी और करनी ये है कि हम सिर्फ कहते नहीं बल्कि करके दिखा देते हैं। यहां पर उन्होंने भाजपा को लेकर यह भी कहा कि ये भाजपा है। बहन कविता पाटीदार जिला पंचायत रही हैं, सुमित्रा वाल्मीकि पार्षद होने के बाद संसद में जा रही हैं। आप भाजपा की कथनी और करनी को देखिए और हमारे नेतृत्व को देखिए, विचार देखिए। दीनदयाल जी श्रद्धेय का विचार, अंत्योदय, अंत के व्यक्ति का उदय। ये सिर्फ कहते नहीं है, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, शिवराज जी ने, बीडी भाई ने करके दिखा दिया। अंत के व्यक्ति का उदय, सुमित्रा वाल्मीकि जी, अंतिम छोर का व्यक्ति शिखर की सदन में, ये भाजपा है। हमारी बहन कविता पाटीदार, ये एक पार्षद रही हैं, एक जिला पंचायत में रही हैं, वो सर्वोच्च सदन के लिए जा रही हैं। ये गौरव की बात है हर कार्यकर्ता के लिए। यह सिर्फ कार्यकर्ता अगर ईमानदारी से, निष्ठा से, एकाग्रता से काम करता है तो भारतीय। और अब खबर है देवास से, जहां पर मेड़की रोड पर स्थित प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना को लेकर एक बार फिर से किराएदार नगर आयुक्त पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि नगर आयुक्त के पास ये लोग पहुंचे हैं और किराएदारों का यह कहना है कि उनसे मकान मालिक जबरदस्ती मकान खाली करके घर से निकाल रहे हैं। यहां पर आपको ये भी बता दें कि ये कहा गया कि मकान आवंटित किए जाएंगे, इसके लिए हमने फॉर्म भी भर दिए, लेकिन अब तक हमें मकान आवंटित नहीं किए गए, ये कहना है लोगों का। और उन्होंने ये भी कहा कि लगातार मकान खाली करने को लेकर धमकाया और डराया जा रहा है। समस्या उनकी नहीं है, ये तो जिन लोगों ने मकान लिए थे उन लोगों की समस्या है, क्योंकि उनको उसको किराए पे नहीं देना चाहिए था। उन्होंने लोगों को किराए पे दे दिए, जो उनका एग्रीमेंट जो उन्होंने नगर निगम के साथ में करा था उसका उल्लंघन है। तो हमने उन लोगों को नोटिस दिए हैं कि भैया ये मकान हमने आपको रहने के लिए दिए थे, ना कि किसी को किराए पर देने के लिए दिए। अब मकान जिसका है और जो भी वर्तमान में किराएदार है, इन लोगों का आपसी इशू है, तो ये इन लोगों को आपस में ही शॉर्ट करना होगा। अब ये चाहते हैं कि हमारे को वहाँ पर अलग से मकान मिल जाए, तो इतने मकान है भी नहीं वहाँ पे कि हम अलग से इनको दे पाएँ। ठीक है सर, क्योंकि आवंटन निरस्त करने में और उसको वापस से पात्र हितग्राही को देने के लिए प्रोसीजर काफ़ी लंबी होती है, तो हम इसमें स्थायी हल तो नहीं दे सकते, पर कोई अस्थायी हल इनके लिए हो सकता है। अभी अस्थायी हल तो जैसे बात ही नहीं है ना, क्योंकि कोई निकाल तो, हम नगर निगम तो किसी को निकालने नहीं जा रहा है किराएदार को। अब मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो आपस में समझौता है, उसमें वो लोग उनका आपसी जो भी व्यवहार करें। हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम जाके जो किराएदार रह रहे हैं उनको खाली करवा दें, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते।
और जबलपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां गरीब कल्याण सम्मेलन में ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले हैं कि देश में पहली बार इतने सुधार हो रहे हैं, इसलिए बार बार मोदी सरकार आती है और भाजपा का यह संकल्प है कि सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण। जनधन खातों में 100 करोड़, जनता के खातों में 15 लाख करोड़ रुपए की राशि पहुंचाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो वहीं रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को पुलिस ने सोमवार की रात को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अमित बघेल पर जैन समाज के संतों पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है और गिरफ्तार करने के बाद बघेल से लंबी पूछताछ की गई। बीते 25 मई को उन्होंने बालोद जिला महाबंद के दौरान बघेल ने जैन समाज के साधुओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में बघेल के बयान की निंदा की गई। यहां आपको ये भी बता दें कि राजधानी रायपुर में जैन समाज के व्यापारियों ने विरोध किया और विरोध के दौरान एक दुकानें भी एक दिन के लिए बंद कर दी गई, साथ ही कार्रवाई की मांग की जाने लगी। भारी प्रदर्शन को देखते हुए अब पुलिस ने दबाव में आकर बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बालोद जैन समाज में अमित बघेल के खिलाफ बालोद थाने में यह मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पेश होने के लिए कहा, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और बीती सोमवार की देर रात को उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अंबिकापुर से अमित बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और रायपुर में एक लड़की और एक कार में लड़की का शव मिला है। सोमवार की सुबह ही कुछ स्थानीय लोगों की नजर इस लावारिस हालत में खड़ी कार पर पड़ी। अंदर जाकर झांक कर देखा तो उसमें एक युवती की लाश थी। फौरन ही लोगों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। मामला अभनपुर का बताया गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवती के गले को चाकू से रेत दिया गया था। बुरी तरह युवती को लहूलुहान कर दिया गया और इस हालत में ही शव को कार के भीतर छोड़कर आरोपी फरार हो गया है। कार अभनपुर के ही रहने वाले एक युवक की बताई जा रही है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक युवक इस लड़की का प्रेमी था। दोनों घूमने निकले थे और तभी आसपास में हुई बहस की वजह से युवक ने अपने पास रखे चाकू से लड़की पर हमला कर दिया। फिलहाल वारदात की वजह को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। और बढ़ते अगली खबर की ओर, रायपुर से खबर सामने आई है, जहां स्वामी आत्मानंद स्कूलों में काउंसलर की भर्ती की जानी है। महज 5 पद के लिए 500 से ज्यादा उम्मीदवार इंटरव्यू देने पहुंचे और भर्ती की प्रक्रिया रायपुर के बैरन बाजार स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जा रही है। इसके अलावा सहायक शिक्षक, चपरासी, स्वीपर जैसे 22 पदों पर भर्ती होनी है। साथ ही आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह से ही कॉलेज कैंपस में बड़ी भीड़ नजर आई। दूर दराज के गांव से भी लोग, बेरोजगार युवा यहां पहुंच रहे हैं। साथ ही भर्ती प्रक्रिया के लिए सुबह 9 बजे का समय दिया गया था, मगर सुबह 6 बजे से ही लाइन लगाकर बेरोजगार युवा कॉलेज के गेट के बाहर खड़े नजर आए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद इंटरव्यू लिया जाना था और इस दौरान भीड़ की धक्का मुक्की देर तक चलती रही। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कोऑर्डिनेटर कम काउंसलर के पद पर 5 स्कूलों में एक पद पर भर्ती की जानी है। इसी भर्ती के तहत चुने गए उम्मीदवारों को स्कूल मैनेजमेंट और संचालन समिति की तरफ से हर महीने 15,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। रायपुर के पंडित RD तिवारी, BP पुजारी, शहीद स्मारक और माना कैंप और बिन्नी सोनकर शासकीय अंग्रेजी स्कूल में यह भर्ती की जा रही है। तो वहीं बिलासपुर में जिला अस्पताल मरीजों का रेफरल सेंटर बन गया है। यहां से मरीजों को बेवजह सिम्स रेफर किया जा रहा है और शिकायत पर सोमवार को CMHO ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान 210 बिस्तरों के इस अस्पताल में मात्र 96 मरीज ही भर्ती पाए गए, तो वहीं मेजर OT अस्त व्यस्त पड़े मिले। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि CMHO से नाराजगी जाहिर करते हुए जिला अस्पताल से मरीजों को रेफर नहीं करने की चेतावनी दी गई। तो इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से CMHO डॉक्टर पहुंचे हैं वहां पर, तो अस्पताल का निरीक्षण किया गया। साथ ही खामियां देखने के बाद डॉक्टर्स को भी हिदायत दे दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहां सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पंजाब में कोहराम मचा दिया है।
एक तरफ आम जनता में दहशत है तो वहीं दूसरी ही तरफ कई और वीवीआईपी को भी अपनी जान का खतरा सताने लगा है। तो वहीं सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद कई खौफनाक बातें सामने आई हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या का दर्दनाक सच। सिद्धू पर हमलावरों ने 30 राउंड फायरिंग की। गोलियां लगने से कार में बैठे मूसेवाला के 2 साथी भी बुरी तरह से घायल हुए। गोलियां इतनी कि गिनना भी मुश्किल। और फिर गाड़ी में खून से लथपथ पड़ा सिद्धू का शव। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि हकीकत है। वो दर्दनाक मंजर है जिसने पूरे पंजाब समेत देश को हिलाकर रख दिया। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के नेता और संगीत की दुनिया में चमचमाता सितारा सरेआम मार दिया गया, जिसने पंजाब में चल रहे गन लॉन्चर की हकीकत एक बार फिर दुनिया के सामने लाई है। सिद्धू की सिक्योरिटी उनकी मौत से एक दिन पहले ही हटाई गई है और अगले ही दिन सिद्धू को बीच सड़क मौत के घाट उतार दिया गया। और गौरतलब है कि सिद्धू उसी दिन बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकले थे और उनके साथ सिर्फ 2 लोग थे। और अचानक से हमलावरों ने सिद्धू की कार को घेर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। और सिद्धू के मरने की पुष्टि करने के बाद ही हमलावर मौके से भागे थे। ताजा अपडेट के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान मूसेवाला के शरीर पर 2 दर्जन गोलियों के घाव मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक अत्यधिक खून बहने से उनकी मौत हुई थी, तो वहीं अंतरिक्त अंगों में चोटें भी पाई गई। बताया गया कि पोस्टमार्टम के बाद विसरा के नमूने सुरक्षित रख लिए गए हैं और आगे की जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। हालांकि अस्पताल ने पोस्टमार्टम के नतीजे को पुलिस के साथ शेयर किया है। साथ ही मृतक सिद्धू मूसेवाला का परिवार पोस्टमार्टम न कराने की जिद पर अड़ा हुआ था। परिवार मांग कर रहा था कि हत्याकांड की जांच हाईकोर्ट के जज की अगुवाई में कराई जाए। इसके लिए एनआईए, सीबीआई की मदद भी ली जाए। परिजनों ने सवाल भी उठाया कि जब खतरे की आशंका थी तो सुरक्षा हटाने की लिस्ट को क्यों सार्वजनिक किया गया था। इस मामले के आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। हालांकि बाद में समझाइश और आश्वासन के बाद परिवार मृतक के पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गया था। हालांकि आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में न्यायिक योजना के गठन का ऐलान कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर इस हत्याकांड के साथ पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वहां के गन लॉन्चर पर भी बहस छिड़ गई है। पंजाब में हर 1000 लोगों पर 13 बंदूकें हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में देश की महज 2% आबादी है, लेकिन वहां देश की 10% से ज्यादा लाइसेंसी बंदूकें हैं। पंजाब के गैंग वॉर की कहानी किसी हिंदी फिल्म से कम नहीं है। यहाँ ठीक वैसे ही गैंग वॉर चलती है जैसे किसी फिल्म में हो। यहाँ एक गैंग का आदमी दूसरी गैंग के आदमी को मारता है और फिर उसका बदला लेने के लिए दूसरी गैंग का आदमी पहली गैंग के आदमी को मारता है। सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और मौतों पर मौतें होती रहती हैं। अब इस गैंग वॉर ने पंजाबी सिंगर सुखदीप सिंह सिद्धू की जान ले ली। पुलिस ने भी इस हत्या को किसी गैंग से जोड़कर बता दिया। सुखदीप सिंह सिद्धू को सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और उनके बड़े भाई गोल्डी बराड ने ली है। इस हत्याकांड के पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। मोहाली में दिन दहाड़े विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या को माना जा रहा है, जो पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी था। और इस हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम भी सामने आया था और उसका बदला लेने के लिए ही ये हमला किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि प्लानिंग मैनेजर को मारने की थी, पर क्योंकि वो फरार चल रहा था, इसके चलते सिद्धू को टारगेट किया गया। पर अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर पंजाब में अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। सरकार इस गैंग वॉर और गन लॉन्चर को खत्म करने में असमर्थ क्यों है। और सबसे बड़ा सवाल कि इस गैंग वॉर का अगला शिकार कौन है।
और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।